हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ग्लोमरुलर डिसऑर्डर। इसमें हम नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में डील करेंगे। सबसे पहले ग्लोमरुलर डिसऑर्डर होता क्या है, तो जैसे कि ये हमारा क्या है, अफरेंट आर्टरियोल निकल आ रहा है, ये कैपिलरी बना रहा है और ये फिर इफरेंट आर्टरियोल जा रहा है और यहाँ पर इस तरह से हमारा विसरल एपिथेलियम होता है, ये कैप्सूल होता है जिसको वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ये जो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है ना, इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो इसको हम ग्लोमरुलर डिजीज कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पता है मेनली क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है और जो आरबीसी है उसका फिल्ट्रेशन जो स्लिट है, मतलब कि जो छलनी है, उससे उसका साइज़ बड़ा होता है। एक एल्बुमिन है जिसका साइज़ छोटा भी होता है, तो चार्ज के कारण वो रिपल हो जाता है और हमारे फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। लेकिन क्या होता है ना, ग्लोमरुलर्स जो स्लिट है उसमें प्रॉब्लम आ जाने के कारण अब ब्लड में सॉरी यूरिन में मेनली प्रोटीन या ये ब्लड दिखने लगेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे ग्लोमरुलर्स में क्या हो गया है, डिजीज हो गया है। तो वो डिजीज मेनली दो तरह का होता है, नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक। ठीक है, उससे पहले कुछ टर्म है जिसको समझ लेते हैं। अगर सिर्फ एल्बुमिन लीक करेगा, चूँकि एल्बुमिन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, इसका साइज इतना एकदम कैपेबल होता है कि वो छलनी से क्रॉस कर सके, लेकिन ये निगेटिव चार्ज हो जाने के कारण क्या होता है, ये रिपल हो जाता है। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके कारण एल्बुमिन क्या हो जाएगा, क्रॉस करने लगेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्बिन्यूरिया। इसको सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया कहते हैं, क्योंकि यूरिन में सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया होगा। दूसरा टर्म है नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया। इसका मतलब एल्बुमिन प्रोटीन के साथ तुम्हारा ग्लोबुलिन भी लीकेज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया। इसमें अभी भी प्रोटीन कितना है, लेस देन 3.5 है। अब अगर एल्बुमिन के साथ ग्लोबुलिन मिल रहा है और जो प्रोटीन का लेवल है ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे है, तो उसको फिर कहेंगे नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया या हाइपोप्रोटीनेमिया कहेंगे। हाइपोप्रोटीनेमिया मतलब क्या होता है, देखिए, हाइपो H/P हाइपोप्रोटीनेमिया। ठीक है, हाइपो मतलब कम, प्रोटीन, नेमिया, नेमिया जहाँ पे टर्म आ जाएगा मिया, मतलब ब्लड में क्या होता है, प्रोटीन की संख्या कम रही है। तो इस तरह से हमें टर्म समझ में आ गया। अब जो है ना, जो हमारा लीवर है वो मेनली जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कितना प्रोड्यूस करता है एक दिन में, 10 से 12 ग्राम पर डे प्रोड्यूस करता है। लेकिन लॉस क्यों होता है सिर्फ 3.5, ऐसा क्यों? पहला तो ये कैटेलाइज्ड हो जाता है, ये हमारा प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा। दूसरा, ये अगर ये एक तो ये इसके साइज़ के कारण ये फिल्टर नहीं होता है, फिल्टर होता है तो ये कैटेलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन, क्योंकि अमाइनो एसिड क्या होता है, फुल्ली ये रीअब्जर्व हो जाता है। लेकिन अगर ये यूरिन में मिला, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हैवी प्रोटीन्यूरिया आप देखिएगा, मतलब यूरिन में आप प्रोटीन ज़्यादा देखिएगा, इसका मतलब ब्लड में क्या हो जाएगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो अगर आपको हैवी प्रोटीन्यूरिया हो रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोप्रोटीनेमिया। ठीक है, और इसके कारण होता क्या है, तो जनरलाइज्ड इदीमा होगा, आपका बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले स्वेलिंग कहाँ स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले स्वेलिंग स्टार्ट होती है आई में, जिसको हम पेरी और वाइटल इदीमा कहते हैं। क्या, पेरी और वाइटल इदीमा कहते हैं। यहाँ पर ही सबसे पहले क्यों दिखती है, क्योंकि यहाँ पर का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो लूजली अरेंज होता है। अब जब इदीमा की बात कर ही रहे हैं तो दो तरह का इदीमा होता है, एक होता है पीटिंग इदीमा, एक होता है नॉन पीटिंग इदीमा। तो पीटिंग इदीमा में क्या होगा, जहाँ पर भी स्वेलिंग होया हुआ है वहाँ पर प्रेस करके थोड़ा देर प्रेस कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। वो जो अंदर गया हुआ रहेगा वो अंदर ही रहेगा, बहुत धीरे धीरे ऊपर आएगा, और नॉन पीटिंग इदीमा में तुरंत ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना,
इसके कारण मेनली ये पीतिंग एडिमा देखने को मिलता है। और अगर एक्सेसिव फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए तो, ठीक है। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम हो रहा है तो प्लाज्मा क्या करता है, ड्रेन होता है लिम्फ के द्वारा। तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर जो ये प्रेशर लगाया जाता है प्रोटीन के द्वारा, तो या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बढ़ना चाहिए या ऑन्कोटिक प्रेशर का घटना चाहिए पीतिंग एडिमा में। और नॉन पीतिंग एडिमा में कोई भी लिम्फ नोड नहीं रहता है। जो एडिमा होता है वो क्यों होता है, फ्लूइड के रिटेंशन के कारण, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हमारा एडिमा में। अगर किसी का ब्लड वॉल्यूम कम रहे नॉर्मल से तो रास एक्टिवेट हो जाता है। क्या एक्टिवेट हो जाता है, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाइपोपरफ्यूजन होता है, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमने क्या देखा, तो एक टर्म याद रखिएगा, जैसे कि ऐसे होता है ना, टर्म देखिए नेफ्रोटिक में क्या होता है, आई होता है, और नेफ्राइटिक में आई होता है, नेफ्रोटिक में ओ होता है। आई मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। ओ मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन, ओ है ना, प्रोटीन्यूरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे समझिए नेफ्राइटिक सिंड्रोम में कि एक पेशेंट आया है जिसका इन्फ्लामेशन हो गया है ग्लोमलस में। अब ग्लोमलस में इन्फ्लामेशन हो गया है, उसको हाइपरटेंशन है तो उसमें ओलिगोयूरिया हो रहा है, कम यूरिन निकल रहा है। उसका यूरिन का कलर कैसा हो रहा है, तो कोला कलर यूरिन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक आदमी है जो बहुत गुस्से में है, ठीक है, तो उसके लिए कोला लेके जाया जा रहा है, बर्गर लेके जाया जा रहा है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब कोला लेके जा रहा है तो क्यों लेके जा रहा है, तो क्योंकि हेमेट्यूरिया है, गुस्सा, हाइपरटेंशन, ठीक है। तो नेफ्राइटिक में मेनली दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो ये होता है फोकल और दूसरा होता है डिफ्यूज। फोकल मतलब लेस देन 5% इन्वॉल्व होता है, डिफ्यूज में मेनली मोस्ट या ऑल सभी इन्वॉल्व होते हैं। जब यूरिन में देखिएगा ना नेफ्राइटिक में, तो आपको हेमेट्यूरिया मिलेगा और आरबीसी कास्ट मिलेगा। अब आरबीसी कास्ट क्या होता है, जब बहुत सारे डिसमॉर्फिक ये आरबीसी एक जगह मिलते हैं तो उसको आरबीसी कास्ट कहते हैं। अब ये जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है इसमें प्रोटीन्यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डे रहेगा, इडीमा दिखेंगे, हाइपरटेंशन होगा, रीनल इंसफिशियंसी होगी। तो इसका इस तरह से हम ट्रायाड बनाते हैं। इसमें ट्रायाड देखने को मिलता है, कौन कौन सा होता है, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन और एक और क्या होता है, तो हेमेट्यूरिया। हेमेट्यूरिया में मेनली आरबीसी कास्ट देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है ना, मेनली जो ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है वो भी इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब कि जैसे कि कोई एंटीबॉडी आया, एंटीजन आया, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन हुआ, जिसके कारण ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मेनली क्या होता है कि जीएफआर घट जाता है, प्रोटीन्यूरिया होता है, आरबीसी कास्ट देखने को मिलता है। अब जीएफआर घट जाएगा तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट घट जाएगा, जिसके कारण ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। ओलिगोयूरिया कितना होगा, 400 ml पर आवर से कम होगा। रास एक्टिवेट हो जाएगा, तो रास एक्टिवेट होने के कारण हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। हेमेट्यूरिया में आरबीसी, यूरिन में कितना आरबीसी मिलेगा, तो 3 आरबीसी से माने एचपीसी मतलब 3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये एक सैंपल में नहीं चेक करते हैं, 3 सैंपल में चेक करते हैं और ये तीनों एक वीक्स का अपार्ट होता है। अब डिस्मॉर्फिक आरबीसी मेनली ग्लोमुलर हेमेटोयूरिया का कारण से होता है, और जो आइसोमॉर्फिक आरबीसी है वो नॉन ग्लोमुलर हेमेट्यूरिया है। तो हमारा जो ग्लोमुलर है तो कौन सा होगा, डिस्मॉर्फिक आरबीसी होगा, ठीक है। यहाँ तो हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि अगर ग्लोमुलस में एबनॉर्मलिटीज हुआ है, उसके कारण प्रोटीन और इथ्रोसाइट एस्केप किया है, तो उसको हम नेफ्राइटिक
सिंड्रोम कहेंगे, जिसमें हेमेटूरिया, हाइपरटेंशन, एक्यूट किडनी इंजरी और प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया 3 ग्राम से कम रहेगा। ठीक है, इसमें प्रेजेंटेशन में पेशेंट को क्या होगा, आएगा, प्लैंक पेन होगा, बाथरूम कम होगा, हाइपरटेंशन उसको रहेगा, हेमेटूरिया रहेगा और जनरल सिस्टमेटिक सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना कि मान लीजिए ये ग्लोमरस है, इसमें प्रॉब्लम हो गया, या तो पोडोसाइट में इंजरी हुआ है, पोडोसाइट में इंजरी हुआ है, या फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन हुआ है इंडोथेलियम सेल का। अगर इंडोथेलियम सेल का इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, ब्लड लीकेज करेंगे, ब्लड लीकेज करेंगे तो हेमेटूरिया होगा और जीएफआर रेड्यूस होगा, जिसके कारण एजोथेमिया देखने को मिलेगा, रास एक्टिवेट होगा, जिसके कारण हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और ये मेनली नेफ्राइटिक सिंड्रोम में होता है। और अगर पोडोसाइट में इंजरी हुआ हो या ग्लोमुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में अल्टरेशन हुआ है तो उसके कारण जो पोडोसाइट का ये फूड प्रोसेस है वो लॉस हो जाएगा, जिसके कारण प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनेरिया, इदीमा और हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है, जो मेनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है, नेफ्रोटिक में मेनली हाइपोएल्बुमिनेरिया है, मतलब कि ब्लड में क्या है, एल्बुमिन की कमी है। ये तभी होगा जब ज़्यादा एल्बुमिन निकला है, मतलब इसमें प्रोटीन 3 से ज़्यादा हो, 3.5 से ज़्यादा हो निकलेगा, तभी ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो रही है, जिसके कारण हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा और इसके कारण क्या हो गया, पेरिफेरल इदीमा होंगे। तो इसमें ट्रायड देखने को क्या मिलेगा कि जनरलाइज्ड इदीमा हुआ है, जिसके कारण प्रोटीनयूरेमिया होगा, मतलब प्रोटीन में यूरिन ज़्यादा मिलेगा और जिसके कारण ब्लड में यूरिन कम होगा, जिसको हाइपोप्रोटीनेमिया कहते हैं। अब ये जो हाइपोप्रोटीनेमिया होता है ये लिपिड के बढ़ जाने के कारण होता है, तो मेनली एलडीएल, वीएलडीएल ज़्यादा हो जाएगा और अच्छा वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा, मतलब कि एचडीएल कम होगा, तो इसमें लिपिड्यूरिया भी देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं कि इसका जनरल टर्म में हम कैसे डिफिनीसन कर सकते हैं। ये एक क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें मेनली ग्लोमरुलस में डैमेज होता है, डैमेज के कारण हैवी प्रोटीनूरिया एडल्ट में 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा यूरिन में मिलता है, जिसके कारण हाइपरलिपिडीमिया, जनरलाइज्ड इदीमा, हाइपोप्रोटीनेमिया देखने को मिलता है। अगर ये ज़्यादा टाइम तक रह जाए तो ट्रांसफेरिन जो आयरन को कैरी करता है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा, वो भी लॉस्ट होने लगेगा, जिसके कारण आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया देखने को मिलेगा। उसमें ब्लड के साथ साथ एंटीथ्रोम्बिन 3 भी यूरिन में लॉस्ट हो जाता है, जिसके कारण थ्रोम्बोटिक रीनल वेन थ्रोम्बोटिक डिजीज देखने को मिलता है और इसके कारण जो लिपिड है वो हाईली डिस्टर्ब हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ लो वेट जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी चले जाते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूमोकोकल इन्फेक्शन जिस जो मेनली किल किया जाता है C3b के द्वारा, उसके जाने के कारण न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अगर यूरिन में ज़्यादा प्रोटीन दिखेगा, लॉस्ट होगा, तो यूरिन हमारा कैसा दिखता है, फ्रॉथी यूरिन दिखता है। तो अब समरी में कह सकते हैं हैवी प्रोटीनूरिया होता है, हाइपोएल्बुमिनेमिया होता है, इदीमा होता है। इदीमा क्यों होता है, ऑनकोटिक प्रेशर के कम हो जाने के कारण। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया, फैटी कास्ट दिखेंगे, थ्रोम्बोटिक डिजीज होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मेनली हमें इतने डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। जो मोस्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो है मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोपैथी। इसमें ओ है ना, मतलब कि प्रोटीन का ज़्यादा लॉस्ट देखने को मिलता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाता है वैसे वैसे
ये नेफ्राइटिक में चेंज होते रहता है। मतलब नेफ्राइटिक ज़्यादा सीवियर केस है क्योंकि इसमें ब्लड लॉस देखने को मिलता है। तो हम इतने डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मेनली अब ये जान लेते हैं कि एडल्ट में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है और चाइल्ड में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है। तो एडल्ट में जो मोस्ट कॉमन होता है वो है फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। कौन सा? फोकल सिगमेंटल ये ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन एडल्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ये कौन सा है? मोस्ट कॉमन एडल्ट नेफ्रोटिक फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अगर सेकेंड नंबर पे बोले एडल्ट में कौन सा है मोस्ट कॉमन, तो वो हो जाएगा मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कौन सा? मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अगर चाइल्ड में कोई बोले कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा मिनिमल चेंज डिजीज। कौन सा? यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं मिनिमल, हाँ पहला ही तो है मिनिमल चेंज डिजीज। ये चाइल्ड में मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर चाइल्ड में नेफ्राइटिक डिजीज कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो वो हो जाएगा फिर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इस तरह से कह सकते हैं चाइल्ड में मेनली दो डिजीज देखने को मिलता है। अगर ओटिक की बात करें तो मिनिमल चेंज डिजीज, और आइटिक की बात करें तब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, ये भी डिपेंड करता है। आइटिस है ना, मतलब कि अगर 1 से 2 वीक के बाद यूटीआई हुआ, अब कोई बच्चा है जिसको हेमेटूरिया हो रहा है, ठीक है। हेमेटूरिया कब होगा? अगर किसी को ऑलरेडी यूरिनरी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। क्या? यूरिनरी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, और उसके 1-2 वीक के बाद उसको हेमेटूरिया हो रहा है, तब फिर इसमें कौन सा ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर होगा? PSGN। और अगर 1 से 2 दिन के बाद हो रहा है, तो अगर 1 से 2 दिन के बाद हो रहा है तो इसमें फिर हो जाएगा IgA नेफ्रोपैथी। कौन सा? IgA नेफ्रोपैथी, जिसको हम बर्गर डिजीज भी कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक एक करके हम ये सारे डिजीज को डील करते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ केसेज हैं, कुछ टर्म हैं, उसे समझ लेते हैं। एक केस है जैसे कि 61 ईयर ओल्ड सर्बियन वुमेन है, जिसमें पुअरली कंट्रोल हाइपरटेंशन है। मतलब पेशेंट को क्या है? हाइपरटेंशन है, ठीक है। कितने साल से? 4 साल से। इसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव किडनी फेलियर है, क्योंकि उसका सीरम क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। एस्टिमेटेड GFR है कितना? तो 46 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? लेग स्वेलिंग है, ठीक है। ट्रेस लेग इडिमा है, ठीक है। यूरिनलाइसिस में देखिए क्या शो हो रहा है, तो RBC ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। प्रोटीन्यूरिया हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई भी कास्ट नहीं है। मतलब कि देखिए इसमें प्रोटीन्यूरिया है लेकिन लेस देन 3 है। 24 आवर यूरिन कलेक्शन में प्रोटीन कितना एक्सक्रीट हो रहा है? 7.7 ग्राम, ठीक है। तो हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, ब्लड केमिस्ट्री देखेंगे, रीनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसमें रीनल साइज घटा हुआ रहेगा, यूरिनलाइसिस करवाएंगे। तो उसके बाद किडनी बायोप्सी कब कराएंगे? हमेशा किडनी बायोप्सी नहीं किया जाता है। किडनी बायोप्सी जब प्रोटीन्यूरिया ग्रेटर देन 1 ग्राम पर डे हो, या क्रिएटिन का जो रेशियो हो वो 100 मिलीग्राम पर मिलीमोल हो, माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया दिख रहा हो, अनएक्सप्लेन्ड रीनल इम्पेयरमेंट दिख रहा हो, ठीक है, तब हम क्या करवाएंगे? तो हम किडनी बायोप्सी करवाएंगे। जब लाइट माइक्रोस्कोप स्टेन करवाते हैं तो क्या दिखता है? तो हम जब H और E करवाएंगे तो इसमें सेलुलरिटी और आर्किटेक्चर दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अगर पीरियोडिक एसिड स्किप, जिसको हम पास कहते हैं, वो करवाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मोआइटीज दिखेंगे इसमें ग्लोमुलर टफ्ट पे, ठीक है।
अगर जोन मिथेनामाइन सिल्वर करवाएंगे तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन का इस तरह स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये आ सकता है कि ये कौन सा स्टेनिंग है और क्या दिख रहा है। तो पहले तो गोल गोल सा स्ट्रक्चर से याद रखिएगा कि ये ग्लोमुलर्स है। उसके बाद ये पर्पल कलर का है तो HNE, और ये देखिए हल्का इस तरह का है तो वो हो जाएगा पीरियोडिक एसिड स्किप, और ब्लैक टाइप का है तो जॉन मिथेनामाइन सिल्वर। ठीक है, ये देखिए बीच में क्या दिख रहा है, ये तो पहले गोल है इसलिए ग्लोमुलर्स है। ठीक है, उसके बाद बीच में रेड दिख रहा है जिसको हम कॉन्गोलेन एमेलॉइड डिपोजिशन कहते हैं। मासॉन ट्राइक्रोम क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है कोलाजन डिपोजिशन का और डिग्री ऑफ ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस का। ठीक है, ये जो हो रहा है सब इसको दिखाता है। रीनल बायोप्सी में हम क्या देखेंगे, तो एंटी GBN डिसीज को देखेंगे और मेम्ब्रेनस GN को देखेंगे। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस GN होता है। ये मेनली डिफ्यूज है और ये फोकल है। ठीक है, ये ग्लोबल है और ये सिगमेंटल है। अब कुछ टर्म का डिफिनीशन, अगर प्रोफरेटिव स्टेज होगा इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है सेलुलरिटी बढ़ गया है। इंडो कैपिलरी मतलब कि कैपिलरी तब क्या हो रहा है, उसके अंदर जो सेल है वो प्रोफरेट कर रहा है। एक्स्ट्रा कैपिलरी जो सेलुलर कंपोनेंट है ना वो एक्सटेंड कर गए हैं वोमस स्पेस तक। ठीक है, इम्यूनोफ्लोरोसेंस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम क्या क्या देखेंगे, तो हम मेनली देखेंगे इम्यून का डिपोजिशन जो मेनली सब इपिथेलियम, सब इंडोथेलियम और मेसेंजियल पे देखा जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में हम क्या देखेंगे, तो रीडुप्लीकेशन या स्प्लिटिंग, रीनियल या ग्रेनुअल स्टेनिंग देखेंगे। वैस्कुलेचर पे एंटीपैथी, सेलुलाइटिस, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिल और थ्रोम्बी देखेंगे। ठीक है, डिफिनीशन में प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी जो खुद के कारण से हुआ मतलब प्रॉब्लम किडनी में है, ये यूजुअली आइडियोपैथिक भी हो सकता है। सेकेंडरी कहीं और डिजीज हुआ है और वो अफेक्ट किया है किडनी को। ठीक है, एक्यूट मतलब कुछ दिन से हो रहा है या कुछ वीक से हो रहा है। सब एक्यूट कुछ मंथ से हो रहा है या कुछ वीक से हो रहा है। क्रोनिक बहुत सारे मंथ या ईयर से हो रहा है। ठीक है, तो मेनली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कितने डिजीज हमें पढ़ने हैं, तो पहला जो पढ़ना है वो है एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जान गए हैं। परमोनली रीनल सिंड्रोम, बेसमेंट मेम्ब्रेन सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोवेस्कुलर सिंड्रोम और इन्फेक्शियस डिजीज, सब के बारे में एक एक करके डील करेंगे।